तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे हम काल विभाजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो काल विभाजन के नाम से इसलिए कहा जाता है। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि इतिहास के बारे में बात की गई है कि हिंदी की जो शुरुआत थी, शुरुआत से लेकर अब तक का जो समय चला आ रहा है, इसके बारे में बात की जा रही है, तो ये कहते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद काल विभाजन की बात करें तो जो अलग अलग जो आपके रचनाकार थे, जो आपके कवि थे, उन्होंने अलग अलग प्रकार से इसका जो क्या किया था, समय के अनुसार इसका वर्णन किया था, तो इसलिए इसे काल विभाजन के नाम से भी जानते हैं। तो यदि इस टॉपिक की बात की जाए तो इस टॉपिक से संबंधित जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपरों में, तो वो प्रश्न आपके किन किन बिंदुओं से पूछे गए हैं, वो सारे ही पॉइंट आज यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये जो आपका टॉपिक है इसे हम इन डिटेल पढ़ेंगे, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जितना आपके एग्जाम में पूछा गया है और जितना आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो सारे ही पॉइंट आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर यदि इस टॉपिक की बात की जाए तो इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है, हिंदी में 3 प्रकार के साहित्य मिलते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका यही से बनता है कि हिंदी में कितने प्रकार के साहित्य मिलते हैं, तो आप बताओगे 3 प्रकार के साहित्य मिलते हैं। सबसे पहला होता है आपका गद्य साहित्य, दूसरा होता है आपका पद्य साहित्य और तीसरा होता है आपका चंपू। ठीक, यदि किसी को गद्य, पद्य और चंपू के बारे में ना पता हो तो आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि अभी आप कुछ पढ़ रहे हो या कुछ बोल रहे हो, पढ़ रहे हो या आप बोल रहे हो, तो उसमें यदि कोई स्वर ना हो, स्वर का मतलब ये नहीं कि स्वर और व्यंजन वाला, यानी कि उसमें कोई स्वर ना हो, उसमें कोई ताल ना हो, तो वहाँ पर वो क्या कहलाएगा, आपका गद्य कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ पर यदि आप कुछ भी पढ़ रहे हो या बोल रहे हो, उसमें ताल है, धुन है कोई, तो वहाँ पर क्या होगा, तो वह पद्य कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? देखिए ध्यान से समझिए, जो भी आप सॉन्ग सुनते हो या सॉन्ग गुनगुनाते हो, या फिर आप कोई भी छंद हुआ, अलंकार हुआ, रस हुआ, इनके लिए जब कभी भी आप उस काव्य को पढ़ते हो तो वहाँ पर क्या करते हो कि एक लय में पढ़ते हो। यदि आप किसी चीज़ को लय में पढ़ रहे हो तो वह आपका पद्य है। ठीक, और यदि आप किसी चीज़ को लय में नहीं पढ़ रहे हो तो वह आपका गद्य है। जैसे कि आपने अखबार पढ़ा, तो अखबार पढ़ रहे हो तो उसे लय में नहीं पढ़ोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका गद्य हो जाएगा। और आप लय में जो ताल के साथ यदि आप पढ़ रहे हो तो वह है आपका पद्य। ठीक, अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट है आपका चंपू। अब ये चंपू क्या होता है, तो वह रचना, वह काव्य जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों के योग से की गई हो। ध्यान से समझ लीजिए, ऐसा काव्य हो आपका जिसमें गद्य और पद्य दोनों चीज़ें हों, तो वह आपका कहलाता है चंपू। और ये आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि चंपू किसे कहते हैं। ठीक, तो वह रचना या वह काव्य जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों के योग से की गई हो, दोनों ही उसमें हो, तो वह कहलाएगा आपका चंपू। ठीक, अब यहाँ पर हिंदी साहित्य की शुरुआत, यदि हिंदी साहित्य की शुरुआत की बात की जाए तो हिंदी साहित्य की शुरुआत पद्य के माध्यम से हुई थी। किसके माध्यम से हुई थी? पद्य के माध्यम से हुई थी। याद रखना है आपको, हिंदी साहित्य की शुरुआत पद्य के माध्यम से हुई थी, लेकिन जो गद्य जो है, गद्य का विकास जो हुआ था वो बहुत बाद में हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखनी है, शुरुआत जो हुई थी वो पद्य के माध्यम से हुई थी, और यहाँ पर गद्य जो था, गद्य का विकास तो बहुत बाद में हुआ था। ठीक, पहले क्या होता था, जब हिंदी को बोला जाता था तो वो एक लय में ही बोला जाता था, एक स्वर और तान के साथ ही बोला जाता था, तब वहाँ पर वो क्या था, पद्य के आधार पर उसकी आरंभ हुआ था। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी का प्रारंभिक साहित्य। ध्यान से समझ लीजिए, हिंदी का जो प्रारंभिक साहित्य है वो अपभ्रंश में मिलता है। ये प्रश्न आपका डायरेक्ट पूछा जाता है, याद रखिए कहाँ पर मिलता है, तो अपभ्रंश में मिलता है। ठीक, इसके बाद है आपका खड़ी बोली की पहली रचना। ये आपका काफ़ी बार पूछा गया है। खड़ी बोली की पहली रचना जो थी वो लाल श्री निवास दास द्वारा लिखा गया उपन्यास था, जिसका नाम है आपका परीक्षा गुरु। ठीक, यहाँ पर खड़ी बोली की जो पहली रचना है वह लाल श्री वास दास के द्वारा लिखा गया उपन्यास था, जिसका नाम है परीक्षा गुरु। ठीक, इसे हिंदी का पहली और प्रमाणित गद्य रचना माना जाता है। ठीक,
जब गद्य यहाँ पर देखेंगे आप, तो गद्य की शुरुआत तो बहुत बाद में हुई थी, गद्य का विकास जो हुआ था वो बहुत बाद में हुआ था। लेकिन जो गद्य जो था, गद्य की जो पहली रचना मानी जाए, देखिए गद्य की पहली रचना बोली जाए या खड़ी बोली की पहली रचना बोली जाए, तो आप क्या बोलोगे, श्रीनिवास द्वारा जो लिखित जो आपका उपन्यास था, जिसका नाम था आपका परीक्षा गुरु, वही था। ठीक, और ये क्या है आपका पहली प्रमाणित गद्य रचना मानी जाती है ये। ठीक, सबसे पहली और प्रमाणित, ठीक प्रमाणित भी है साथ में, ये भी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। ठीक, कहाँ से माना जाता है, 8वीं शताब्दी से। ठीक, इसके बाद है आपका हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए इतिहास को सबसे प्रमाणित तथा व्यवस्थित माना जाता है। आप हमेशा ही याद रखिए, जो आपका हिंदी साहित्य का जो इतिहास है और इसका जो काल विभाजन है जो हम पढ़ते हैं, देखिए इसका जो काल विभाजन किया गया था वो काफ़ी लेखकों के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका जो काल विभाजन हम पढ़ते हैं और जो सबसे प्रमाणित जो माना गया था, जो प्रमाणित माना गया था उसी को हम पढ़ते हैं और उसी के अनुसार ही हम इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो भी एग्जाम में उसके अनुसार ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, तो वो कौन थे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर देखा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को हिंदी शब्द सागर, देखिए याद रखिए ये पूछे जाते हैं पॉइंट, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। ठीक, और इसकी पुस्तक का आप जो डेट है वो याद रखिए अच्छे से। ठीक, 1929 है, जिसे बाद में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित कराया गया था। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये दोनों पॉइंट याद रखनी है, हिंदी शब्द सागर और इसके बाद 1929 में जो पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था। ठीक, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में लगभग 1000 कवियों, ठीक 1000 कवियों के जीवन की विवेचना की गई है। ठीक, याद रखिए कितने कवियों की, तो 1000 कवियों के जीवन की विवेचना की गई है। ठीक, इसके बाद है आपका हिंदी साहित्य का वर्णन, काल विभाजन एवं नामकरण। ठीक, बहुत से कवियों ने किया था, जिनमें से सबसे पहला वर्गीकरण, याद रखिए सबसे पहला वर्गीकरण, आपको जब कभी सबसे पहला वर्गीकरण दिखता है तो आप क्या करते हो, रामचंद्र शुक्ल लगा देते हो, लेकिन वो वहाँ पर बिल्कुल ही गलत है। ठीक, हमेशा ही आप याद रखोगे कि सबसे पहला जो वर्गीकरण किया गया था वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। किसने किया था, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहला वर्गीकरण किया गया था। ठीक, उसके बाद लेकिन सबसे प्रसिद्ध वर्गीकरण जो था वो 2 लोगों के द्वारा किया गया था। सबसे पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। ठीक, अब इसके बारे में बात करें तो देखिए रामचंद्र शुक्ल जो थे, इन्होंने एक सटीक वर्णन किया था, जो सटीक इतिहास दिया था वो रामचंद्र शुक्ल ने ही दिया था। और यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात की जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने थोड़ी सी चेंजिंग की थी, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो थे इन्होंने रामचंद्र शुक्ल के बाद, याद रखिए सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने किया था वर्णन, उसके बाद किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामचंद्र शुक्ल का जो वर्णन था उसे माना था कि ये आपका बिल्कुल सटीक है, लेकिन थोड़ी सी उन्होंने चेंजिंग भी कर दी थी। जो नया जो इतिहास दिया था उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी थी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहला जो आपका वर्गीकरण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। ठीक, और उसके बाद देखिए जो सटीक, सबसे सटीक जो आपका वर्णन था वो किसने किया था, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक, और उसके बाद किसने किया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक, तो पहले रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बस थोड़ी सी चेंजिंग कर दी थी। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। देखिए हम छोड़कर कुछ भी नहीं चलेंगे, सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे। ठीक, एग्जाम में कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये बात आप अच्छे से जानते हो, तो हम पूरा ही लेकर चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन, इसके बारे में बात की जाए तो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का जो वर्गीकरण किया गया था वो इन्होंने ही किया था अपनी पुस्तक का आप नाम याद रखिए, पूछ लिया जाता है, द मॉडर्न वर्नक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक, ये पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। ठीक, मैं किया था जिसका कुल 11 भागों में वर्गीकरण किया गया था। ठीक, उसमें भाग कितने थे ये भी पूछा जा सकता है, तो टोटल आपके 11 भाग थे। ठीक, इसके बाद जो इन्होंने वर्गीकरण किया गया था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो वर्गीकरण किया था उसमें किन किन बिंदुओं को रखा गया था वो बिंदु हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला था हमारा चरण काल। चरण काल जो है उसका जो समय है वो है 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। ठीक, चरण काल का समय है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट जो रखा गया था इस पुस्तक में वो था आपका 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। ठीक, इसके बाद जो आपका तीसरा पॉइंट रखा गया था वो था आपका जायसी की प्रेम कविता। ठीक, इसके बाद चौथा पॉइंट जो आपका इस पुस्तक में रखा गया था वो था ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, और इसका जो अगर टाइम दिया गया है यहाँ पर 1500 से 1600 ईस्वी। ठीक, इसके बाद है आपका पांचवा जो पॉइंट रखा गया था इस पुस्तक में वो है आपका मुगल दरबार। ठीक, इसके बाद छठवां पॉइंट है आपका तुलसीदास के बारे में बताया गया था, और इसके बाद सातवां जो पॉइंट है आपका वो रीति काव्य के बारे में बताया गया था। जो रीति काव्य की जो समय है वो है 1580 से 1692। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आठवां, तुलसी के अन्य प्रवृत्ति, और इसका समय काल बताया गया था 1600 से 1700 ईस्वी। ठीक, इसके बाद आपका नौवां पॉइंट दिया था 18वीं शताब्दी। ठीक, 18वीं शताब्दी के बारे में बताया गया था। इसके बाद 10वां पॉइंट है आपका कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और जो समय काल कितना था 1800 से 1857 तक। ठीक, इसके बाद है आपका 11वां पॉइंट बताया गया था महारानी विक्टोरिया जो थी उनके शासन के बारे में। ठीक, महारानी विक्टोरिया का जो शासन था इन्होंने यहाँ तक बताया था, लेकिन बाकी जो थे उन्होंने जो वर्णन किया था वो यानी कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक के लिए वर्णन किया गया था। यानी कि हम अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो यहाँ इस समय तक के लिए वर्णन किया गया था। जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन। तो इन्होंने जो काल विभाजन किया था उसमें क्या बताया था, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, इन्होंने रामचंद्र शुक्ल, देखिए एक चीज़ याद रखिए, रामचंद्र शुक्ल जी ने ना पहले वर्णन किया था, लेकिन हम उसे अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने क्या किया था कि रामचंद्र शुक्ल के विभाजन जो था उसको तो स्वीकार किया गया था, इन्होंने उसे स्वीकार किया था, लेकिन काल विभाजन में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया था। ये बात हमने आपको पहले ही बताई थी, क्या किया था, बस थोड़ा सा हल्का सा परिवर्तन कर दिया था इन्होंने। रामचंद्र शुक्ल के जो विभाजन था उसको तो स्वीकार कर लिया था। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है हमारा आदिकाल। आदिकाल के लिए इन्होंने बताया था 10वीं से 14वीं शताब्दी तक। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा भक्ति काल। भक्ति काल बताया गया था 14वीं से 16वीं शताब्दी तक। ठीक, इसके बाद है आपका तीसरा रीतिकाल, और रीतिकाल को बताया गया था 16वीं से 19वीं शताब्दी तक। और इसके बाद आपका लास्ट चौथा पॉइंट बताया था इन्होंने आधुनिक काल, और आधुनिक काल बताया गया था 19वीं शताब्दी से अब तक, यानी कि हम प्रेजेंट में इस समय खड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो अब तक के लिए बताया था। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम देखेंगे रामचंद्र शुक्ल जी ने जो विभाजन किया था उसमें क्या क्या पॉइंट दिए गए थे उसे देखते हैं। ठीक, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। ठीक, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से तो आपका प्रश्न बनना ही बनना है। ठीक, जो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो रामचंद्र शुक्ल के विभाजन से ही बनते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को तो आप याद ही रखिए। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे यहाँ पर, इन्होंने विभाजन अपने ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है इनका, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, इन्होंने ही ये नाम दिया था हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इनका एक ग्रंथ था। ठीक, हिंदी साहित्य का इतिहास में 1927 ईस्वी में किया था। ठीक, कितने में किया था, 1927 ईस्वी में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ था उसमें विभाजन किया था। और इसके बाद इसका जो पुस्तक के रूप में जो आपका प्रकाशन किया गया था वो 1929 को किया गया था। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद करनी है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यह हिंदी साहित्य का सटीक और वैज्ञानिक वर्गीकरण माना जाता है। यहाँ पर वैज्ञानिक शब्द पूछा जाता है आपसे कि ये वैज्ञानिक जो वर्गीकरण है वो किसका माना जाता है। देखिए, वैज्ञानिक का मतलब ये होता है जिसमें सारी चीज़ें जो हो वो एकदम सटीक हो, जिसमें कुछ भी ऐसा ना हो जो कि मनगढ़ंत हो या जिसे हम प्रूव ना कर सकें। ध्यान से समझ लीजिए, जिसे हम प्रूव ना कर सकें तो वो वैज्ञानिक नहीं कहलाएगा। ठीक, जो प्रूव किया जा सकता है वही सिर्फ वैज्ञानिक कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सटीक और वैज्ञानिक जो वर्गीकरण किया गया था वो सिर्फ रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही किया गया था। ठीक, अब इसके बाद इन्होंने जो वर्गीकरण किया था वो क्या था, सबसे पहला पॉइंट बताया था इन्होंने वीरगाथा काल, जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। और इसका जो समय काल है जो बीसी में है वो कितना है, 1050 से 1375 बीसी तक। ठीक, इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया था पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को हम क्या कहते हैं, भक्ति काल के नाम से जानते हैं। तो इसका जो समय काल था बीसी में वो कितना था, 1375 से 1700 तक। ठीक, इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट तीसरा उत्तर मध्य, जिसे हम बोलते हैं रीति काल। इसका जो समय काल था वो कितना था, 1700 से 1900। ठीक, इसके बाद है आपका चौथा पॉइंट गद्य काल। गद्य काल को हम क्या कहते हैं, आधुनिक काल। तो आधुनिक काल, इसका जो समय काल जो था वो कितना था, 1900 से अब तक, यानी कि प्रेजेंट इस समय तक। अब एक पॉइंट और है जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो है आपका आदर्श वर्गीकरण एवं काल विभाजन। वहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर छोड़कर कुछ भी नहीं चलेंगे, सब कुछ साथ ही लेकर चलेंगे। कहीं से भी कोई भी प्रश्न बन के आ सकता है, ये बात आप अच्छे से जानते हो। यदि कोई इजी क्वेश्चन आता है तो वह ऊपर ऊपर से ही आ जाता है, लेकिन अगर कोई हार्ड प्रश्न आता है तो वह डीप में आता है। ठीक, तो यहाँ पर हम कुछ भी छोड़कर नहीं चलेंगे, सब कुछ साथ में ही लेकर चलेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हमें पढ़ना है आदर्श वर्गीकरण एवं काल विभाजन। ठीक, यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका देखिए, इस वर्गीकरण की बात की जाए तो यह सभी साहित्यकारों के वर्गीकरणों का एक सार रूप कहलाता है। ठीक, सभी साहित्यकार जो थे उन सभी के वर्गीकरण का सार रूप कहलाता है ये। ठीक, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट बताया गया था आदिकाल। आदिकाल का समय काल दिया गया था 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट है भक्ति काल। भक्ति काल का समय बताया गया है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका रीतिकाल। रीतिकाल का समय बताया गया है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी। ठीक, अब इसके बाद आपका चौथा पॉइंट है आधुनिक काल। आधुनिक काल बताया गया है 1850 ईस्वी से अब तक। ठीक, और इस चौथे पॉइंट के अंदर आपके ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 पॉइंट आपके दिए हुए हैं। इस चौथे पॉइंट के अंदर ही आधुनिक काल के अंदर जिन जिन का वर्गीकरण किया गया है, जिन जिन का वर्णन किया गया है, वो सारे ही ये वाले पॉइंट हैं। ठीक, तो चौथे पॉइंट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है, तो सबसे पहला पुनर्जागरण काल। ठीक, जिसे हम कहते हैं भारतेंदु युग। इसका समय काल क्या है, 1850 से 1900 ईस्वी तक। ठीक, इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट है जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल में क्या होता है, द्विवेदी काल, जिसे हम द्विवेदी काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो इसका समय काल है 1900 से 1920 ईस्वी। ठीक, इसके बाद है आपका तीसरा छायावाद काल। ठीक, छायावाद का जो काल का जो समय काल है वो है आपका 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी। ठीक, इसके बाद है आपका प्रगतिवाद काल। तो इसका जो समय काल है वो है 1936 से 1943 ईस्वी तक। ठीक, इसके बाद है आपका
प्रयोगवाद काल, प्रयोगवाद काल जो है इसका समय काल है 1943 से 1953 ईस्वी। ठीक, इसके बाद आपका नवलेखन काल है, इसका समय काल दिया गया है 1953 ईस्वी से अब तक। ठीक, जो प्रेजेंट की बात की जा रही है। ठीक, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिंदी साहित्य का जो वर्गीकरण है उसे देखना है अब हमें। ठीक, तो सबसे पहला है हमारा, देखिए हिंदी साहित्य का जो वर्गीकरण है वो बोला जाता है कि 4 भागों में किया गया है, लेकिन हुआ क्या है कि इसे सिर्फ 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था, और इन 3 भागों में से जो आपका दूसरा भाग था मध्यकाल, इसको आपका 2 भागों में बांटा गया था। इस प्रकार से इसे क्या किया गया है कि 4 भागों में बताया जाता है। ठीक, और वैसे भी आपके यदि क्वेश्चन आता है कि कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, तो आप सिर्फ 4 ही लगाओगे कि 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है। लेकिन बस आप इतना याद रखिए कि जो आपका दूसरा भाग था मध्यकाल, इसको 2 भागों में बांटा गया था। पहला था आपका भक्ति काल और दूसरा था रीति काल। इस प्रकार से इसे मध्यकाल को 2 भागों में बांट दिया गया था। ठीक, तो इसे देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा आदिकाल, जिसे हम कहते हैं वीरगाथा काल। ठीक, इसका समय काल 1000 से ईस्वी। ठीक, इनका जो समय काल जो लिया जाता है वो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही लिया जाता है। ठीक, क्योंकि उनका ही एक वैज्ञानिक और सटीक वर्णन था। ठीक, अब यहाँ पर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर हमें देखिए जो पॉइंट दिए गए हैं वही पॉइंट हमें पढ़ने हैं। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा सिद्ध साहित्य। ठीक, उसका दूसरा पॉइंट है हमारा नाथ साहित्य, तीसरा जैन साहित्य, चौथा चरनी साहित्य, इसके बाद 5वां प्रकीर्णक साहित्य, इसके बाद 6वां अपभ्रंश काव्य, और 7वां है आपका फुटकल रचनाएं। ठीक, और ये 7 ही पॉइंट हमें यहाँ पर पढ़ने होंगे आदिकाल के अंदर, यानी वीरगाथा काल के अंदर। और देखिए इनका नाम जो है, देखिए अभी देख रहे हो आप, ये आदिकाल लिखा है और यहाँ पर लिखा हुआ है वीरगाथा काल, कि इसे वीरगाथा काल भी कहते हैं। तो इसके सिर्फ 1 या 2 नाम ही नहीं है, इसके 7-8 काफ़ी सारे नाम हैं, और जो अलग अलग रचनाकारों के द्वारा दिए गए हैं। तो वो किस प्रकार से दिए गए हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक, अब इसके बाद है दूसरा पॉइंट भक्ति काल, जो कि मध्यकाल का एक पहला भाग है। ठीक, दूसरा पॉइंट है आपका भक्ति काल, जिसे हम कहते हैं पूर्व मध्यकाल। ठीक, इसका समय काल है आपका 1350 से 1650 ईस्वी। ठीक, इनका जो समय काल दिया गया है इसे आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि यही समय काल जो होगा वही आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है, और यही आपका सटीक समय काल है। ठीक, और किसी के अनुसार जो समय काल दिया गया है तो वहाँ पर आपसे ये बोला जाएगा कि उसके अनुसार समय काल क्या है, लेकिन डायरेक्ट आपसे समय काल पूछा जा रहा है तो यही समय काल आपको लिख कर आना है। ठीक, अब इसके बाद इसका समय काल क्या है भक्ति काल का, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। इसमें हमें क्या क्या पॉइंट पढ़ने हैं। सबसे पहला राम भक्ति काव्य, दूसरा कृष्ण भक्ति काव्य, तीसरा संत काव्य, चौथा है आपका सूफी काव्य, और 5वां है आपका आख्यान काव्य, और 6वां है आपका फुटकल रचनाएं। ठीक, इसके बाद आपका मध्यकाल का जो तीसरा पॉइंट है, जिसे हम तीसरा भाग भी कहते हैं वर्गीकरण का, तो वो है आपका रीतिकाल। ठीक, उत्तर मध्य काल जिसे कहते हैं। तो 1650 से 1850 ईस्वी तक का इसका समय काल है। ठीक, अब इसका क्या किया गया है, तो इसी को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए ये जो दिए गए हैं, ये आपके 6 पॉइंट दिए गए हैं और ये आपके 7 पॉइंट दिए गए हैं, तो ये पॉइंट तो इनके अंदर दिए गए हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये जो आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं, ये 3 पॉइंट नहीं है, ये 3 भेद हैं। और ये 3 भेद किसके हैं, तो ये रीति काल के 3 भेद हैं। ठीक, रीति काल को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। कैसे हुआ है, देखिए मध्यकाल को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया था, पहला भक्ति काल और दूसरा रीति काल। अब यहाँ पर रीति काल जो है उसको भी आपका 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। और 3 भागों में वर्गीकृत किन किन भागों में, तो सबसे पहला आपका रीतिबद्ध काव्य, दूसरा रीति सिद्ध काव्य, और तीसरा रीति मुक्त काव्य। ठीक, अब इसके बाद है आपका चौथा लास्ट पॉइंट, तो ये है आपका आधुनिक काल। तो आधुनिक काल जो होता है उसे हम गद्य काव्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो इसे जो है वो 3 भागों में बांटा गया था। आधुनिक काल जो है इसको आपका 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, और तीसरा छायावाद युग। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो छायावाद युग जो है
ये तीसरा पॉइंट, इस पॉइंट को भी दो भागों में बांटा गया था। छायावाद को दो भागों में बांटा गया था। भाग हैं ये, इसके पॉइंट नहीं है, इसके भाग हैं, वर्गीकरण है इनका, ठीक। तो छायावाद को भी दो भागों में बांटा गया था। कौन सा? सबसे पहला छायावाद और दूसरा शुक्लोत्तर या छायावादोत्तर, ठीक। शुक्लोत्तर या छायावादोत्तर। इन दोनों नामों को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ही नाम अलग अलग हैं, ठीक। अभी आपको ये दिख जाए और आप सोचो, और फिर ये दिख जाए तो आप सोचोगे कि ये दोनों एक ही हैं, तो एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो आपका दूसरा पॉइंट है शुक्लोत्तर, तो शुक्लोत्तर जो है इसको भी आपका बांटा गया था तीन भागों में। यहाँ पर आप देखोगे तीन भागों में इसको भी बांटा गया था, और वो तीन भाग क्या थे आपके? प्रगतिवाद, दूसरा प्रयोगवाद और तीसरा नई कविता, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, आशा करते हैं। तो इसके बाद हम ये जो आपका आदिकाल, वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल, इन सबको अभी हम क्या करने वाले हैं, इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, एक एक करके इनको सबको पढ़ेंगे, लेकिन वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।